हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके साथ दोबारा से टारगेट विद आलोक चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। देखो, कल से नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है और अभी भी ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही जा रहा है आपके पास। खैर, इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपके पास रोज वीडियो पहुंचती चली जाए। देखो, रोज की तरह हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा और उसी कड़ी में कल जो हमने कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज के प्रश्न क्या क्या है हमारे। पहला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? उम्मीद यही करूंगा जब भी आप ये वीडियो आप देखें, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखते चले जाएं, मैं देख लूंगा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम, दार्शनिक विचार किन पिटकों में देखने को मिलता है? तीन अलग अलग पिटकों के नाम और तीनों से संबंधित विषय वस्तु मैंने यहां पे पूछा हुआ है। फिर से देखते हैं तीसरा प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किस पिटक में दिए हुए हैं, संघ के नियम किस पिटक में दिए हुए और बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार किन पिटक में दिए हुए हैं? आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? पांचवा प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? बुद्ध से संबंधित मैंने आपको कल भी बताया था 550 पूर्व जन्मों की कथा मिलती है। कितनी? 550। आगे छठा प्रश्न, 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? वैसे तो तीन है लेकिन प्रामाणिक रूप से एक ही है, वही आपको बताना है। 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? सातवां प्रश्न, मिलिंद पन्नों में किस यूनानी राजा का वर्णन हुआ है? मिलिंद पन्नों पाली भाषा में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण किताब है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो प्रश्न है, मिलिंद पन्नों में किस यूनानी राजा का वर्णन देखने को मिलता है? आठवां प्रश्न, बौद्ध धर्म की किस शाखा का संबंध भूत प्रेत, जादू टोना आदि से है? बौद्ध धर्म की किस एक शाखा का संबंध भूत प्रेत, जादू टोना आदि विषयों से जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न, जैन साहित्य किस भाषा लिपि में लिखे गए हैं? जैन साहित्य किस भाषा लिपि में लिखे गए हैं? अगला, कल्पसूत्र की रचना किसने की है? कल्पसूत्र की रचना किस एक विद्वान ने किया हुआ है? 11वां, महावीर स्वामी के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महावीर स्वामी के विषय में जानकारी का स्रोत कौन सा एक प्रमुख ग्रंथ है? कल मैंने आपको बताया हुआ है। 12वां प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य को क्या कहते हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? प्रारंभिक जैन साहित्य को एक नाम दिया गया है, उनकी संख्या भी कल मैंने आपको बताया हुआ है, वही आपको उत्तर टाइप करना है। मित्रों, ये कुल 12 प्रश्न है आज के, इनका संबंध सीधे सीधे कल वाली क्लास से है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं हमारी क्लास कहां से शुरू होने वाली है। मिटाते हैं इसे। देखो, हमने ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य और बौद्ध धार्मिक साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य भी देख लिया हुआ था। आगे हमारे दो मुद्दे और बनते हैं, एक विदेशी साहित्य और पुरातात्विक शोध। तो बारी बारी से हम देखते हैं विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य स्रोत के रूप में। इनमें बेसिकली जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस विदेशी का संबंध किस समय काल से रहा है, या किसी विदेशी ने कोई भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई पुस्तक लिखी है, वहां से भारत की जानकारी मिलती है, या किसी खास राजा के समय कोई विदेशी भारत में आया हुआ है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 3 प्रकार के मुद्दे यहां पे बनते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं जरा। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भारत में आने वाले जो भी विदेशी हैं उनका एक निश्चित क्रम है। भारत में आने वाले या फिर भारत के बारे में कोई बात
कहने वाले या लिखने वाले जो भी विदेशी रहे हैं वो है यूनानी। यूनानियों के बाद भारत आने वाले, भारत के विषय में लिखने वाले जो विदेशी रहे हैं वो रहे हैं चीनी। और तीसरे नंबर पे आता है अरब और फारस देश के लोग, अरबी और फारसी स्रोत। बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं यूनानियों के बारे में। आमतौर पे प्रश्न आता ही आता है, तो निश्चित रूप से आपसे यही उम्मीद होगी कि जो भी कुछ आज यहां पे क्लास में काम होता है आप उसको याद रखें, प्रश्न जरूर मिलेगा यहां से। यूनानी में, यूनानियों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो स्रोत के रूप में जो पहला नाम आता है वो आता है हेरोडोटस का। किसका नाम भाई? हेरोडोटस का नाम आता है। बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग। हेरोडोटस का नाम, हेरोडोटस के साथ साथ एक नाम और आता है टेसियस का। किसका भाई? टेसियस का। बारी बारी से देखते हैं, बिल्कुल क्रम से है ये। हेरोडोटस या टेसियस का संबंध है 6वीं 5वीं ईसा पूर्व, 6ठी सदी या 5वीं सदी ईसा पूर्व। यहां पे देखने की बात यह है कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम से हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हुई है। किस नाम से? हिस्टोरिका। हेरोडोटस जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे? हेरोडोटस की बात हो रही है अभी। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने हिस्टोरिका नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। और इस पुस्तक में जानकारी क्या मिलती है? इस पुस्तक से जानकारी यह मिलती है कि इस समय काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व या 5वीं सदी ईसा पूर्व समय काल में भारत का फारस के साथ, फारस अर्थात ईरान, फारस के साथ व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक रिश्ते थे, संबंध था। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से मिलती है। टेसियस की कोई किताब तो उपलब्ध नहीं है। अब बात होती है टेसियस की। टेसियस की कोई पुस्तक तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी साक्ष्य इनके माध्यम से मिलता है वो फारस और भारत के रिश्तों पे ही जानकारी उपलब्ध कराता है। मेन आपको जो प्रश्न बनता है वो हेरोडोटस को लेकर के बनता है। हेरोडोटस, टेसियस के बाद अगला जो समय काल है वो है सिकंदर के साथ, सिकंदर के आक्रमण के साथ कुछ यूनानी लोग भारत में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय कौन से यूनानी भारत में सिकंदर के साथ ही आए हुए थे? प्रश्न अभी इसी वर्ष किसी एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था। इनमें 3 नाम हैं, नियार्कस, अनेसीक्रिटीज, अनेसीक्रिटीज और अरिस्टोबुलस। ये 3 महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं, नियार्कस, अनेसीक्रिटीज और अरिस्टोबुलस, जो भारत में सिकंदर जिस समय काल में आक्रमण किया हुआ था उसी समय काल में भारत में सिकंदर के साथ ही ये तीनों विद्वान देखने को मिलते हैं। सिकंदर के बाद अगला जो समय शुरू हुआ वो शुरू हुआ मौर्य काल का। मौर्य काल, मौर्य काल में कुल 3 विद्वान देखने को मिलते हैं। भारत में आने के क्रम की बात हो रही है। मौर्य काल में 3 विद्वान देखने को मिलते हैं। पहला नाम है मेगस्थनीज का। किसका नाम भाई? मेगस्थनीज का। दूसरा नाम है डाइमेकस का, डाइमेकस। और तीसरा नाम है डायनोसियस का, डायनोसियस, डायनोसियस। ये 3 नाम देखने को मिलते हैं जिनका संबंध मौर्य काल से है या मौर्य काल के दौरान भारत में इनका आगमन हुआ था। बिल्कुल क्रम से ही हम लोग चल रहे हैं।
सिकंदर के साथ कौन से लोग आए थे? नियारकस। इसके बाद अनेसिक्रिटीज और अरिस्टोबुलस, इन तीनों का संबंध सिकंदर के साथ ही था, सिकंदर के साथ ही आए हुए थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में मौर्यों का शासन शुरू हुआ और मौर्य काल में 3 यूनानी लोग देखने को मिलते हैं, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस। मेगास्थनीज किसके समय काल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डाइमेकस किसके समय भारत आया था? ये आया था बिंदुसार के समय। किसके समय? बिंदुसार के समय। और डायनोसियस ये अशोक के समय भारत में आया हुआ था, अशोक के समय। कौन? डायनोसियस। मेगास्थनीज से प्रश्न 1-2 और बनते हैं, जैसे मेगास्थनीज भारत में कुल कितने वर्ष तक रहा? तो ये रहे हैं भाई साहब 4 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। भारत में यह 4 वर्ष तक रहे हैं। कब से कब? तो ये रहे हैं 304 से 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व के बीच। ये लगभग 4 वर्ष भारत में रहे हुए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम है इंडिका। कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है। फिर से देखते हैं। मौर्य काल में 3 यूनानी देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया हुआ था, 4 वर्ष तक रहा। कब से कब? 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। आगे बढ़ जाते हैं। मेगास्थनीज के बाद अगला नाम आता है बिंदुसार के समय आए हुए यूनानी का, जिसका नाम है डाइमेकस। कई बार यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन इसकी तुलना में मेगास्थनीज ज्यादा प्रमुख नाम है, ज्यादा बार परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न। तीसरे नंबर पे आता है डायनोसियस, जो अशोक के समय भारत में आया हुआ था। इसके बाद मौर्य काल के बाद समय होता है मौर्योत्तर काल का। तो मौर्योत्तर काल में देखते हैं कौन कौन से विदेशी आए हुए हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में बहुत सारे यूनानी लोगों ने भारत के विषय में कुछ न कुछ किताबें लिखी हुई, कुछ न कुछ बातें बताई हुई हैं। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 4 नाम बहुत ही प्रमुखता से देखने को मिलता है। जैसे एक नाम है प्लिनी का, एक नाम है प्लिनी का, एक नाम है स्ट्रैबो, एक नाम है टॉलमी, एक नाम है, नाम तो नहीं पता लेकिन यह पता है कि यह यूनान का था और पेशे से नाविक था, सेलर, नाविक था। ये 4 नाम बहुत ही प्रमुखता से मौर्योत्तर काल के संदर्भ में यूनानी स्रोतों में देखने को मिलता है। प्लिनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम क्या था, यह कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक का नाम है और यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। स्ट्रैबो ने अपनी भाषा में जिस पुस्तक की रचना की वो है भूगोल। स्ट्रैबो ने भूगोल नाम से पुस्तक लिखा हुआ था। टॉलमी ने जिस नाम से पुस्तक लिखा हुआ था वो है ज्योग्राफी। टॉलमी की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। और चौथे नंबर पे एक अज्ञात यूनानी नाविक, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी हुई थी। इस अज्ञात यूनानी नाविक का नाम नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि एक किताब जरूर इनके द्वारा लिखी गई। उसका नाम है, बहुत ही प्रमुख किताब है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी।
बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न बना हुआ है यहां से। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक से हमें जानकारी क्या मिलती है? इस पुस्तक से हमें भारत एंड रोमन साम्राज्य के बीच जो भी व्यापार होता था, के बीच व्यापार एंड वस्तुओं की जानकारी मिली हुई है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार होता था, बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। किन किन प्रमुख वस्तुओं का व्यापार होता था, उन सारी चीजों की जानकारी का स्रोत है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो लिखा गया है एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा। इसके अलावा भी और सारे नाम हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित, जैसे एक नाम है प्लूटार्क का, प्लूटार्क, एक नाम है एरियन, एक नाम है जस्टिन, एक नाम है डायोडोरस। ये सारे मौर्योत्तर काल के ही विद्वान हैं, यूनानी विद्वान हैं, लेकिन परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये चार हैं जो कि सबसे ज्यादा संभावित रहते हैं। आने वाले वर्षों में भी जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, इन्हीं चारों में से प्रश्न बनेगा। यूनानियों के बाद अगला जो समय काल है, मौर्योत्तर काल तक, महाजनपद काल से लेकर के मौर्योत्तर काल तक भारत का सबसे ज्यादा घनिष्ठ जो संबंध था वो यूनानी रोमन लोगों के साथ था। यूनानियों के साथ और रोमन साम्राज्य के साथ महाजनपद काल से लेकर के मौर्योत्तर काल तक देखने को संबंध मिल रहा है। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है। तो मौर्योत्तर काल तक तो रोमन साम्राज्य, रोमन लोगों के साथ, यूनानी लोगों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, व्यापारिक व्यवधान उत्पन्न हो गया कि मौर्योत्तर के बाद जब गुप्त काल की शुरुआत होती है तो भारत का सबसे अच्छा संबंध दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, चीन के साथ देखने को मिलता है। और यही कारण हुआ कि गुप्त काल से अब चीनी यात्री ज्यादा भारत आना शुरू करते हैं। अगला मुद्दा हमारा हो जाएगा चीनी यात्री। चीनी यात्रियों को लेकर के जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है कि भारत में चीनी यात्री क्यों आते थे। तो भारत में चीनी यात्री प्रश्न बना हुआ है। चीनी यात्रियों के आने का सबसे जो बड़ा कारण रहा है वो व्यापार नहीं रहा है। भारत में चीनी यात्री क्यों आते थे, तो इसका जो उत्तर है, भारत में चीनी यात्री बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने के लिए आते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल थे उनका दर्शन करने आते थे और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आते थे। अध्ययन करना, न सिर्फ अध्ययन करना बल्कि अपने साथ इन्हें कहां ले जाना, चीन ले जाना। इनके तीन उद्देश्य थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करना था, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख पुस्तकें थीं उनका अध्ययन करना था और उनको अपने साथ चीन संग्रह करके, इकट्ठा करके ले जाना था। ये तीन इनके मुख्य मोटो थे भारत में आने के। अब चीनी यात्रियों में देखा जाए तो कौन कौन से चीनी यात्री आते हैं वो मुद्दा बनता है। तो आप में से अधिकांश लोगों को यह जानकारी होगी कि भारत में आने वाला जो प्रथम चीनी यात्री जो था उसका नाम क्या है भाई, पता होगा आप लोगों को, फाहियान। बिल्कुल सही, फाहियान पहला चीनी यात्री था जो कि भारत आया। अब फाहियान को लेकर के कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि किसके समय काल में आया था। तो उस समय भारत का राजा कौन था, तो वो था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कौन था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उस समय भारत में ये राजा था। अगला मुद्दा,
कितने वर्ष तक रहा? तो यह रहा भारत में लगभग 14 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 14 वर्ष तक भारत में ये रहा हुआ है। कब से कब तक? तो ये रहे हैं 399 से लेकर के 414 ईस्वी। 399 से लगभग 414 ईस्वी के बीच 14 वर्ष भारत में ये रहे हुए। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है फो को की। इनकी पुस्तक का नाम है फो को की। इस पुस्तक में इन्होंने बेसिकली सबसे ज्यादा किस भारत क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है? तो इन्होंने मध्य देश का मतलब होता है नॉर्थ इंडिया। मध्य देश का वर्णन इन्होंने सबसे ज्यादा किया हुआ है। फाहियान के बाद अगला जो नाम आता है वो आता है, फाहियान के बाद अगला जो नाम आता है वो आता है सुंग यून का। सुंग यून दूसरा चीनी यात्री सुंग यून था। सुंग यून से संबंधित कोई बहुत विशेष जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, न तो इन्होंने कोई पुस्तक लिखी हुई थी। प्रश्न सुंग यून को लेकर के एक बनता है कि किस समय काल में भारत में आए हुए थे? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच यह भारत में आया हुआ था। 515 से 520 ईस्वी के बीच में यह भारत आया हुआ था। दूसरा चीनी यात्री था फाहियान के बाद आने वाला। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो नाम आता है वो नाम आता है बहुत प्रमुखता के साथ वेनसांग का। वेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है। युआन च्वांग, वेनसांग को युआन च्वांग भी कहा जाता है। वेनसांग के साथ एक उपाधि जुड़ी हुई है। इसे कहते हैं तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों का राजकुमार, यह इनकी एक उपाधि है। इंग्लिश में इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थस्थल। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या तीर्थयात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, किसके समय काल में, अर्थात राजा कौन था उस समय जिसके समय काल में यह आए हुए थे? तो उस समय का जो सबसे प्रमुख राजा था जिसके समय काल में यह आया हुआ था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय काल में यह भारत में आए हुए थे। भारत में कुल कितने समय तक रहा? तो भारत में लगभग 16 वर्ष तक रहा। 16 वर्ष तक भारत में ये रहे हुए। इन 16 में से 6 वर्ष इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में व्यतीत किया हुआ था। कहां पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। भारत में ये कुल 16 वर्ष तक रहे हैं। इन 16 में से लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने कहां समय दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम है सीयू की। क्या नाम है भाई? सीयू की। इनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सीयू की पुस्तक में इन्होंने एक बात और बताई हुई है कि मैंने, अर्थात वेनसांग ने कुल कितने देशों का यात्रा किया हुआ है? तो कुल 138 देशों के यात्रा विवरण इस सीयू की पुस्तक में देखने को मिलता है। कुल कितने देश? 138 देशों की यात्रा का विवरण इस पुस्तक में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग के एक मित्र था, वेनसांग का एक मित्र था विली। वेनसांग का मित्र था विली। किसका मित्र था? मित्र था किसका? वेनसांग का। वेनसांग का मित्र विली, जिसे
पेपर में हुई ली भी लिख करके कई बार आ जाता है, तो इन्होंने वेनसांग की जीवनी लिखी हुई है। किसकी जीवनी? वेनसांग की जीवनी किसने लिखी हुई है बताओ? वेनसांग की जीवनी लिखी हुई है उसके मित्र हुई ली ने। बात जाकर के वेनसांग से संबंधित यहां पे कंप्लीट होती है। वेनसांग के बाद अगला जो नाम आता है वो नाम आता है इत सिंह का। किसका नाम आता है? इत सिंह। तो पहला हो गया यात्री फाहियान, दूसरा हो गया सुंगयून, तीसरा हो गया वेनसांग, चौथा हो गया इत सिंह। इत सिंह 7वीं सदी के अंत में, 7वीं सदी के अंत में भारत आया हुआ था। 7वीं सदी के अंत में यह भारत आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इस दौरान अधिकांश समय यह नालंदा एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय में व्यतीत किए हुए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपना अधिकांश समय इन्होंने व्यतीत किया हुआ था। बस इतनी ही जानकारी इनके संदर्भ में। इत सिंह के बाद अगला जो नाम आता है वो नाम आता है मातवा लिन का। किसका भाई? मातवा लिन का। मातवा लिन 9वीं सदी में भारत आया था। कब भाई? 9वीं सदी में भारत आया था और कोई विशेष जानकारी इनसे संबंधित नहीं है। और इनके बाद जो अगला नाम आता है वो आता है चाओ जुकुआ का, एक चीनी यात्री। और ये कब आए थे? ये आए थे 10वीं सदी में। भारत में 10वीं सदी में यह चीनी यात्री भारत आया हुआ था। चीनी यात्रियों से संबंधित विवरण कंप्लीट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अरबी फारसी। अरबी फारसी विवरण। अरबी फारसी विवरण में जो 3 नाम प्रमुखता से देखने को मिलता है। पहला नाम है इसमें सुलेमान का। सुलेमान। सुलेमान अरब देश का निवासी था और भारत में यह 8वीं सदी में देखने को मिलते हैं। और सुलेमान से संबंधित जो सबसे प्रमुख बात निकल करके आती है कि सुलेमान कहां का यात्री था, कहां का निवासी था? अरब का। दूसरी बात ये, जब ये भारत में आए हुए थे तो इन्होंने भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था और इन्होंने अपनी जो भी पुस्तक रही हो उसमें इनके विवरण किसके संदर्भ में देखने को मिलते हैं? तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने पाल एंड प्रतिहार वंश के, पाल और प्रतिहार वंश का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में किया हुआ है। भारत जब आता है सुलेमान, जो कि अरब निवासी था, तो उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष का दौर चल रहा था और अपने लेख में इन्होंने पाल और प्रतिहार वंश का वर्णन किया हुआ है। सुलेमान के बाद अगला नाम आता है अल मसूदी का। अल मसूदी। अल मसूदी बगदाद का रहने वाला था। कहां का भाई? बगदाद। और बगदाद इराक की राजधानी, अर्थात इराक से संबंधित यह विद्वान थे। इन्होंने अपनी जो भी लेखन शैली थी, जो भी लेख था, उस लेख में इन्होंने प्रतिहार के साथ साथ राष्ट्रकूट वंश का उल्लेख किया हुआ है। का उल्लेख, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित विवरण इनके लेख में देखने को मिलता है। सुलेमान अल मसूदी। तीसरे नंबर पे अल बरूनी का नाम आता है। तीसरा अल बरूनी। अल बरूनी को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। अल बरूनी। अल बरूनी से संबंधित प्रश्न 1-2 साल गैप करके किसी न किसी परीक्षा में आता ही आता है, इतना महत्वपूर्ण है।
तो अलबरूनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था अबू रेहान। क्या नाम था भाई? अबू रेहान। इसका जन्म कहां हुआ था? तो ये रहने वाला था उज्बेकिस्तान का, मूल रूप से उज्बेकिस्तान में एक जगह है खीवा, खीवा का रहने वाला था। तो इसके संदर्भ में एक कहानी है कि महमूद गजनवी का नाम सुना होगा आपने। महमूद गजनवी ने 973 ईस्वी में, महमूद गजनवी ने 973 ईस्वी में खीवा को जीत लिया था। किसने? महमूद गजनवी ने 973 ईस्वी में खीवा को ये जीत लिया। जब खीवा को जीत लिया तो यह बंदी के रूप में पकड़ा गया, अलबरूनी को पकड़ लिया गया बंदी के रूप में। और चूंकि यह कुछ विद्वान किस्म का था, अध्ययन अध्यापन में इनका मन ज्यादा लगता था, महमूद गजनवी बंदी के रूप में इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और अपनी विद्वता के कारण ही महमूद गजनी का बहुत ही नजदीकी हो जाता है, राजकवि के रूप में इसकी मान्यता हो जाती है, राज दरबारी हो जाता है महमूद गजनवी का। कौन? अलबरूनी। अब प्रश्न की शुरुआत होती है कि भारत में अलबरूनी किसके साथ आया था? तो भारत में अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। पहला प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। कहां आया था? भारत। कब आया था महमूद गजनी के साथ अलबरूनी? तो भारत आया था 1017 ईस्वी में। कब आया था भाई? 1017 ईस्वी में आया था। और भारत में कब तक रहा? तो भारत में 1030 ईस्वी तक रहा। प्रश्न बनता है कि भारत में महमूद गजनवी के साथ आया हुआ था अलबरूनी। दूसरी बात, कब से कब तक भारत में रहा? 1017 से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा। और इसकी पुस्तक का नाम बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा हुआ है। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीकात ए हिंद, तहकीकात ए हिंद, या इसी को कहा जाता है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारतीय जो भी उस समय के लोग थे, 11वीं सदी, 1017 से 1030 का मतलब 11वीं सदी का आरंभ। 11वीं सदी में उस समय जो भी भारतीय लोग थे, अपने आप को चूंकि बहुत श्रेष्ठ समझते थे। और श्रेष्ठ क्यों समझते थे? क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसे काम किए हुए थे जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ समझते थे अपने आप को। लेकिन वो ये भूल गए थे कि अब वो श्रेष्ठता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि कोई भी विदेशी आ रहा है, बहुत आराम से भारतीय क्षेत्रों को यहां से सोना चांदी लूट करके अपने देश ले जा रहा है, और हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं कि हम सारे लोग इनको रोक सके। लेकिन इसके बावजूद अपने आप को भारतीय श्रेष्ठ समझते थे। तो इन्हीं बातों को गौर करते हुए अलबरूनी ने अपनी इस पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद में भारतीयों की बहुत ज्यादा व्यंग्य पूर्वक आलोचना की हुई है। किस प्रकार की आलोचना? वास्तव में दम नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा शो करते हैं। इस प्रकार की आलोचना या व्यंग्य भारतीयों के प्रति अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। यहां पे जाकर के यह बात कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद हमारा जो अंतिम मुद्दा है इस टॉपिक का, वो है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा मुद्दा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो गया, पुरातात्विक स्रोत पे आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखिए 3 मुद्दे अध्ययन के लिए होते हैं। पहला होता है अभिलेख, पहला है अभिलेख। दूसरा है मुद्रा, कॉइन्स, और तीसरा है भवन स्थापत्य। अभिलेख पे आते हैं। अभिलेख क्या होता है? किसी दीवार पर, किसी दीवार पर, किसी पत्थर पर, किसी ताम्रपत्र पर, किसी धातु के टुकड़े पर, किसी पिलर पर, स्तंभ पर, किसी स्तंभ पर
कोई बात अगर खोद खोद करके उत्कीर्ण करते हुए लिखी जा रही है तो वो अभिलेख की श्रेणी में आता है। जैसे आप इस बात को समझ लें, कोई मंदिर है, मंदिर पे किसी बात को खोद खोद करके लिखा गया हुआ है, कोई दीवार है उस पर खोद खोद करके लिखा गई कोई बात हो। आप घरों में देख लें कि घरों में आपके पीतल के बर्तन होते हैं, उस पे गांव या पिता या दादा दादी का नाम इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अभिलेख। तो अभिलेख कहां कहां पे देखने को मिलता है? किसी दीवार पर, किसी पत्थर पर, किसी मंदिर मूर्ति पर, किसी ताम्रपत्र पर आदि पर उत्कीर्ण की हुई बातें खोद खोद करके लिखना। मुद्रा भवन स्मारक। अभिलेख में 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, अगर विश्व स्तर की बात किया जाए, सीधे आते हैं इस पे अभिलेख पे। अगर विश्व स्तर की बात किया जाए तो वैश्विक दृष्टि से ज्ञात, विश्व स्तर की बात हो रही है, वैश्विक दृष्टि से ज्ञात प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो वैश्विक दृष्टि से जो ज्ञात प्रथम अभिलेख है उसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। कौन सा भाई? बोगज कोई अभिलेख। फिर 2 प्रश्न बनते हैं। इसका समय क्या है? तो यह है 1400 ईसा पूर्व का, और यह बोगज कोई है कहां पे? वर्तमान में सीरिया में देखने को मिलता है। बोगज कोई स्थान से कोई अभिलेख प्राप्त हुआ तो उस अभिलेख को बोगज कोई अभिलेख कहा गया। किस समय काल का यह अभिलेख है? 1400 ईसा पूर्व का है। कहां से प्राप्त है? सीरिया से प्राप्त है। इस अभिलेख की अगर बात किया जाए तो इस अभिलेख से जानकारी क्या मिलती है? तो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है हमारे जो 4 देवता हैं प्रारंभिक, उनके नाम लिखे हुए मिले हुए हैं। 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य के एक अंश के रूप में मित्र को जानते हैं हम लोग, और नास्त्य। नास्त्य, नास का मतलब होता है, कौन से देवता हैं ये? अश्विन देवता, अश्विनी कुमार, अश्विन देवता नास्त नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त, ये 4 वैदिक देवताओं के नाम इस बोगज कोई अभिलेख में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? तो इस वजह से लिखा हुआ है, ये मीडिएटर के रूप में वहां पे इनका नाम लिखा हुआ है, अर्थात मध्यस्थ की भूमिका में ये थे। मध्यस्थ किस बात का कर रहे हैं ये लोग? 2 राजाओं में लड़ाई हो गई थी, दोनों राजाओं में सुलह हो जाए तो इन चारों को वहां पे श्रेष्ठ मान करके कि इनके सानिध्य में ही हम आपस में सुलह करते हैं। तो इस वजह से इन 4 वैदिक देवताओं के नाम इस बोगज कोई अभिलेख में देखने को मिलता है। बहुत दूर प्राप्त हो रहा है, लेकिन आर्य देवताओं के नाम वहां पे मिल रहे हैं। इस अभिलेख की एक बात और भी है, क्योंकि 4 वैदिक देवताओं के नाम मिल रहे हैं तो इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमें ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय निर्धारण में मदद मिल जाता है। समय निर्धारण में सहायता मिल जाती है। एक बहुत बड़ा लाभ हुआ इस अभिलेख से। चूंकि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में, इसका मतलब है कि वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की शुरुआत कब हुई होगी? तो इस समय के थोड़ा और पहले शुरू हुई होगी। तो निश्चित रूप से इस अभिलेख से हमें पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय निर्धारण करने में मदद मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। वैश्विक स्तर के बाद अगर भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत में खुदा हुआ पहला अभिलेख, अब भारत की बात हो रही है। भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो किससे संबंधित हैं?
तो भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं, सबसे पहले के अर्लीस्ट जो अभिलेख हैं वो है अशोक के अभिलेख। किसके भाई? अशोक के। अशोक के अभिलेखों को लेकर के दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा लिपि का प्रयोग? तो ध्यान में रखेंगे ब्राह्मी, खरोष्टी, 4 लिपियों का प्रयोग, खरोष्टी, यूनानी एंड अरमाइक। अरमाइक को ही सीरियाई भी आप कह सकते हैं। अरमाइक को सीरियाई भी आप कह सकते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक, इन 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है, तो वो है ब्राह्मी। सर्वाधिक भारत की मुख्य भूमि में अगर बात किया जाए तो अशोक के अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि के देखने को मिलते हैं। खरोष्टी लिपि अशोक के साम्राज्य के किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो वो जो पाकिस्तान का वर्तमान बॉर्डर है, पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर का जो भारत है, वहां पे खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। अशोक पहला राजा था जिसने भारत में अपनी प्रजा को अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को अशोक ने संबोधित किया हुआ था। उसने बताया था कि उसकी इच्छा क्या है जनता से, या जनता को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए राजहित में, या अशोक की क्या क्या नीतियां हैं। इस प्रकार की सारी बातें जनता को अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया हुआ था। यह हो गया 4 लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है अशोक के अभिलेख में। इसके अलावा कुछ और बातें देखने को मिलती हैं। अशोक के अभिलेख में सामान्यतः अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ मिला है। अधिकांश अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ मिला है, बल्कि अशोक की एक उपाधि देखने को मिलती है, देवानाम पियदस्सी। देवानाम पियदस्सी अशोक की यह उपाधि थी और अशोक के तमाम अभिलेखों में देवानाम पियदस्सी शब्द ही लिखा मिला हुआ है। लेकिन 4 ऐसे अभिलेख हैं, अशोक के बहुत सारे अभिलेखों में सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिला है। वो है मास्की, और पेपर में आपके यह पूछा जाता है और यह वाला प्रश्न पूछा जाता है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ मिला है? तो पहला है मास्की, पेपर में यही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा भी जो है मैं बता देता हूं, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम। लेकिन आपकी परीक्षा में ये 4 हैं जहां पे अशोक का नाम उसके अभिलेख में लिखा हुआ मिला है। आपकी परीक्षा में यही वाला प्रश्न पूछा जाता है, मास्की। अन्यथा अशोक का नाम जिन अभिलेखों में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, क्या लिखा हुआ मिला है? देवानाम पियदस्सी। यहां पे जाकर के बात ये कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा भी भारत में कुछ प्रमुख अभिलेख, ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अन्य अभिलेख में अगर देखा जाए कुछ प्रमुख अभिलेख कौन से हैं, तो अन्य अभिलेखों में जैसे रुद्रदामन एक राजा था, हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा कलिंग अर्थात उड़ीसा, कलिंग अर्थात उड़ीसा में चेदी वंश का एक राजा था जिसका नाम है खारवेल। खारवेल से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं प्राचीन काल से संबंधित।
इसके अलावा समुद्रगुप्त से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख अभिलेख है प्रशस्ति के रूप में, जिसे कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख। समुद्रगुप्त के बाद एक बहुत ही प्रमुख राजा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ एंड भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख। अब जूनागढ़ यहां भी है और यहां भी है, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जूनागढ़ जगह है और वहां से जिन जिन राजाओं के नाम उस अभिलेख से जुड़े होंगे या जिन जिन राजाओं से संबंधित कोई बात लिखी वहां पे मिलती है अभिलेखों के रूप में, उन राजाओं से संबंधित उन अभिलेखों के नाम हो जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इसके अलावा एक और देख लेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी 2, 4, 5 प्रमुख अभिलेख होंगे, हम सारे नाम आपको क्लियर करते जाएंगे। ये प्रमुख अभिलेखों से संबंधित बात थी। कल हम क्लास में देख लेंगे मुद्रा और भवन स्मारक। हमारा ये टॉपिक कल जाकर के कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी और आप ईमानदारी दिखाते हुए रोज के काम रोज कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जो कुछ याद करने वाली चीज है उसे याद करेंगे और जो कुछ समझने वाली चीज है उसे समझने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, वो प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं। धन्यवाद।